तो चलिएगा, आपके पास विटामिन की स्टडी को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या है जी? विटामिनोलॉजी। अब देखिएगा, जो विटामिन टर्म है आपके पास दैट वाज गिवन बाय फंक एंड हॉपकिंस। ध्यान दीजिए, फंक और हॉपकिंस ने आपके पास विटामिन टर्म को क्वाइन कर हमें दिया था। क्लियर हो गया जी? अब होते क्या है विटामिन? तो विटामिन है आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। ध्यान दीजिएगा, तीन काम कर रहे हैं। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव करते हैं, दूसरा बायोलॉजिकल रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और तीसरा मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। और यही पर्टिकुलर आपके पास जो विटामिन होते हैं ये कहीं ना कहीं बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरत होते हैं। और आपके पास ये विटामिन हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसीलिए आपको ये जितने भी विटामिन होते हैं ये बाहर से लेने पड़ते हैं। मीन बाय कुछ एक फूड रिसोर्सेज से आपको ये आपके विटामिन मिलते हैं। हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रखती ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि आपके पास सारे के सारे विटामिन की जो आपकी नीड है वो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर कंप्लीट नहीं कर सकती है। इसलिए आपको ज्यादातर जो विटामिन होते हैं वो बॉडी के बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। इसका मतलब दो कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हो विटामिन को। एक हो गए आपके पास एसेंशियल और एक हो गए आपके पास नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होंगे? जो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकेगी और आपको बाहर से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वो किसी ना किसी फूड इंटेक की फॉर्म से उनको लाना पड़ेगा। और जो नॉन एसेंशियल होंगे वो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकेगी, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपकी बॉडी के अंदर मदद लेते हुए ऐसा करे, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी के इनसाइड में है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो आपको वो विटामिन सिंथेसाइज कर दे सकते हैं। जैसे हमारे पास में इश्चरीचिया जो कलाई होती है, जब हमारे कोलोन में रिसाइड करती है तो विटामिन B12 की सिंथेसिस कर देती है, साथ में कई बार आपके पास विटामिन K की भी सिंथेसिस कर दे सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एबिलिटी हो गई विटामिन B12 और विटामिन K की सिंथेसिस करने की। लेकिन ज्यादातर ऐसा आपके पास में नहीं होता है कि आपकी बॉडी पर्टिकुलरली विदाउट द यूज ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो कुछ एक पर्टिकुलर विटामिन सिंथेसाइज कर पाए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कर रही है तो हम कहेंगे वो आपके पास पर्टिकुलर हो गए नॉन एसेंशियल विटामिन, और जो आपको ज्यादातर सारे ही विटामिन बाहर से लेने पड़ रहे हैं वो हो गए आपके पास में एसेंशियल, क्योंकि आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को हम ज्यादातर फॉलो नहीं करते हैं। हम फॉलो जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो है आपके पास या तो आपके पास विटामिन जो है वो कहीं ना कहीं फैट में डिसॉल्व होते हैं या कहीं ना कहीं आपके पास वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो आपके पास दो कैटेगरी में उनको डिफाइन कर दिया, एक हो गए फैट सॉल्युबल और एक हो गए आपके पास वाटर सॉल्युबल। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके इंटीग्रल कंपोनेंट या कंसेप्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछी जाती है। देखो, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, अब देखिए फैट क्या है बेसिकली आपके पास लिपिड एक, तो लिपिड बेसिकली आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, और पानी आपकी बॉडी में ज्यादातर उसका स्टोर्ड कंपोनेंट नहीं पाया जाता है। इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन या स्वेटिंग जो है आपके पास वो पानी लॉस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की क्वांटिटी को अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आप ज्यादा इंटेक भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं स्वेट या आपके पास यूरिन के अंदर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। मीन बाय आपके पास हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब हुआ जरूरत से ज्यादा विटामिन आपकी बॉडी के अंदर आपके पास वाटर सॉल्युबल वाले नहीं होते हैं। मीन बाय वाटर सॉल्युबल विटामिन की हाइपर विटामिनोसिस कभी नहीं होती है। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं आपके, या आपके पास विटामिन कम हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपोविटामिनोसिस। हाइपो का मतलब होगा डिक्रीज। इसका मतलब अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन की कमी है तो कमी तो हो सकती है, कमी अगर हो जाएगी तो कोई ना कोई डिजीजेज आपको पक्का होंगी। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी हाइपोविटामिनोसिस भी हो सकती है और हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकती है, क्योंकि फैट जो है आपकी बॉडी के अंदर जो स्मॉलर स्पेसिस होते हैं ऑर्गन के अंदर उनके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन की हाइपोविटामिनोसिस और हाइपर विटामिनोसिस दोनों होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हाइपोविटामिनोसिस हो सकती है लेकिन हाइपर विटामिनोसिस नहीं होगी। ज्यादा जितने भी अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स में पड़े होंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं यूरिन या स्वेटिंग की फॉर्म्स में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है।
अब हम पहले टॉपिक डील करेंगे, वो है आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जिसमें आपके पास पहला विटामिन आती है दैट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो कॉमनेस्ट नेम है वो है रेटिनोल। कई बार रेटिनल भी कहते हैं, रेटिनल्डिहाइड भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है रेटिनोल के नाम से। अब देखिए क्या लिखा हो, देखिए जितने मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं वो सबकी सब इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड क्या क्या यूज किए गए। पहला वर्ड है, ये आपके पास मेनली सिंथेसाइज करती है लीवर फ्रॉम येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ध्यान दीजिए, आपके पास कैरोटीन नाम की एक पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो लीवर के अंदर आपके पास सिंथेसाइज होती है, और उसी पर्टिकुलर कैरोटीन नाम की आपके पास पर्टिकुलर पिगमेंट से आपके पास रेटिनोल जो है वो आपके पास सिंथेसाइज होती है लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर। मीन बाय विटामिन ए को सिंथेसाइज करने का काम एज सच आपकी बॉडी खुद से कर पा रही है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो विटामिन हुआ ये एक नॉन एसेंशियल टाइप का विटामिन हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी इसको खुद से सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है और लीवर ऐसा काम आपको कर दे रहा है। अब वर्ड नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास ये विटामिन ए होती है ये है आपके पास एंटी इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन से बचाने वाली विटामिन है, और दूसरा एंटी कैंसर विटामिन है। कैंसरस आपके पास जो पर्टिकुलरली जहां पर माइटोसिस जो है अनकंट्रोल्ड तरह से होती है, उस माइटोसिस को अनकंट्रोल्ड तरह से ना हो तो बचाने की कोशिश जो है आपके पास कहीं ना कहीं विटामिन ए के वजह से हो रही होती है। अब तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी जीरो ऑप्थेल्मिक विटामिन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटी जीरो ऑप्थेल्मिक विटामिन। अब ध्यान दीजिए, देखो क्या होता है, जब विटामिन ए की बॉडी में उतनी सिंथेसिस नहीं हो पाती है या बाहर से उतना विटामिन ए आपको नहीं मिल पाता है जितना एवरेज अमाउंट में एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस दौरान में एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, डिजीज का नाम है जीरोपैथेल्मिया। वर्ड क्या यूज करते हैं, जीरोपैथेल्मिया। तो जीरोपैथेल्मिया में आपके पास एक प्रॉब्लम हो रही होती है, प्रॉब्लम है ड्राइनेस ऑफ द आई। ड्राइनेस ऑफ आई क्यों होती है, क्योंकि जब भी आपके पास पर्टिकुलर विटामिन ए की आपके पास मैन्युफैक्चरिंग आपके पास लीवर में नहीं होगी या बाहर से नहीं मिलेगा तो टीयर की फॉर्मेशन, आंसू नहीं बनेंगे। तो आंसू नहीं बनेंगे तो उस दौरान में बहुत कॉमनली आपके पास क्या होगा, जो कॉर्निया और कंजक्टिवा होगी आपके पास कहीं ना कहीं आई की, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और ड्राइनेस आने की वजह से आपके पास जो डिजीज कॉज होगी वो डिजीज है आपके पास जीरोपैथेल्मिया। अब जब भी पर्टिकुलर ये ड्राइनेस होती है तो उस दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं कंजक्टिवा और कॉर्निया की केराटिनाइजेशन, केराटिन पिगमेंट उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और यही पर्टिकुलर आपके पास मेन कॉज है जो आपके पास ब्लाइंडनेस जो है वो बच्चों के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कॉज होती है। तो ध्यान देकर चलिएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सबसे कॉमनली बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाती है, और मोस्ट कॉमनली जो आपके पास ब्लाइंडनेस होगी वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। रात में बच्चे को दिखना एज सच में कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, क्योंकि रात में पर्टिकुलर आपको दिखाने के लिए जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है वो है आपके पास विटामिन ए। अब ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, रेटिनोल के आपके पास दो आइसोमर होते हैं, एक A1 है एक A2 है। A1 आपके पास कहीं ना कहीं विजन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और A2 आपके पास कहीं ना कहीं जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है आपके पास ग्लैंड्स की, जैसे आपके टीयर ग्लैंड्स हो गए या आपके पास पर्टिकुलर जो नेजल ग्लैंड्स होते हैं उनकी वर्केबिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ A1 आइसोमर ऑफ रेटिनोल। क्लियर हो गया जी। और जीरोपैथेल्मिया कॉज होता है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ A2 आइसोमर ऑफ रेटिनोल। लेकिन आपके पास ये आपके पास बड़े कॉन्टेक्स्ट में मैं बात बता रहा हूं, छोटे कॉन्टेक्स्ट में आपने यही याद रखना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से दो डिजीज होती हैं, एक नाइट ब्लाइंडनेस है, दूसरा जीरोपैथेल्मिया है। नाइट ब्लाइंडनेस आपके पास बहुत कॉमनली बच्चों के अंदर पाई जाती है, और आपके पास डार्कनेस में बच्चे को नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको एक और डिजीज के नाम से जाना जाता है, दैट इज निक्टिलोपिया। वर्ड क्या यूज करते हैं, निक्टिलोपिया। जीरोपैथेल्मिया में आपके पास कहीं ना कहीं जो आई की ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टीयर की फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो रही है। अब आपके पास बात आती है कि विटामिन ए अगर आपका लीवर सिंथेसाइज नहीं कर रहा है तो कौन से गुड रिसोर्सेज है जहां से आपको विटामिन ए मिल सकती है, तो वो होते हैं आपके पास बहुत कॉमनली कैरेट, उसके बाद आपके पास आती है गुआवा, पपाया, मैंगो और आपके पास पाइनएप्पल। ये सभी के सभी गुड रिसोर्सेज है विटामिन ए के, जहां से आपको विटामिन ए मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा एंटी इंफेक्शियस है और एंटी कैंसरस विटामिन है, ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आती है आपके विटामिन डी। अब ध्यान दीजिए, विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरोल कहते हैं या कैल्सिफेरोल कहा जाता है। देखिए क्या लिखता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट विटामिन। देखिए क्यों सनशाइन विटामिन इसको क्यों कहते हैं, हमारी बॉडी में ये एबिलिटी है कि विटामिन डी को वो सिंथेसाइज कर सकती है जब आपके पास बॉडी को सनलाइट का एक्सपोजर मिले, और सनलाइट के एक्सपोजर के दौरान में आपकी स्किन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो विटामिन डी को कहीं ना कहीं सिंथेसाइज कर सकती है जब आपके सनलाइट की अल्ट्रावायलेट लाइट जो है कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर आपके पास पड़ेंगी, तो उस दौरान में आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर कर आपकी स्किन जो है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी की सिंथेसिस आपको कर दे रही होती है। और जिस दौरान में ये विटामिन डी की सिंथेसिस होती है उसी दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं जो बोन और आपके पास टीथ के अंदर कैल्शियम होती है उस कैल्शियम की कहीं ना कहीं डिपोजिशन जो है वो आपके पास होने की कोशिश उन जगहों पर होती है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस जो है जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होनी चाहिए उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं होगी, ना तो पर्टिकुलर आपके पास कहीं ना कहीं जो आपकी बोन्स है, कार्टिलेज है या टीथ है वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन डी जो है वो आपकी बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, टीथ के लिए कहीं ना कहीं उनकी वर्केबिलिटी के लिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड मात्रा में आपको चाहिए होता है। इसको विटामिन डी को कैल्सिफेरोल या कोलेकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। सनशाइन विटामिन क्यों कहा वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब दूसरी बात देखिए, इसको एंटी रिकेट विटामिन क्यों कहते हैं। देखिए क्यों कह रहे हैं, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, मीन बाय हाइपोविटामिनोसिस है, कम मात्रा में विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज हो रही है या आपको बाहर से मिल रही है, तो उस दौरान में जो बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर आपके पास बोन की बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चों की बोन होती है वो फ्लेक्सिबल बोन होती है। तो उस दौरान में आपके पास अगर कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो लगातार अगर बोन को नहीं मिलेगा, तो वो लगातार बोन को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि विटामिन डी उनकी बॉडी के अंदर उतना बेटर मात्रा में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। तो उस दौरान में कहीं ना कहीं बेंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन जो है वो बच्चों के अंदर होना शुरू हो जाती है, और उसी के लिए हम एक डिजीज का नाम देते हैं, दैट इज रिकेट्स। तो रिकेट्स होती है बच्चों के अंदर, तो उसको बचाने के लिए कि रिकेट्स बच्चों को ना हो, तो विटामिन डी की क्वांटिटी लगातार बॉडी के अंदर जितनी जरूरी है उतनी चाहिए होती है। लेकिन अगर यही डिजीज आपके पास बड़ों के अंदर, अडल्ट के अंदर होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। तो अडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होती है, और आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, रिकेट्स में बच्चों की बोन बेंड हो गई, ऑस्टियोमलेशिया में अब अडल्ट की बोन बेंडिंग नहीं होगी। अब यहां पर बोन की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, और बोन जो है अगर उसको थोड़ा सा भी ट्रॉमा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने की आपके पास टेंडेंसी हो जाती है उस बोन की, और धीरे धीरे कर फाइब्रस बोन में आपके पास जो बोनी बोन होती है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उस दौरान में कहीं ना कहीं चलने में दिक्कतें आएंगी, बोन पेन होना शुरू हो जाती है, इंफ्लेमेशन बोन की कॉज होना शुरू हो जाती है, और वर्क करना आसान नहीं हो पाता है। आज की डेट में ये डिजीज बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं वहां पर सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर उनको नहीं मिलता है। पूरे दिन वो आपके पास में एयर कंडीशन रूम में आपके पास रहते हैं, काम करते हैं। तो आपके पास अगर ऐसे कोई भाई बहन जो आपके आसपास में हो जो ऐसा करते हो, तो उनको पक्का से समझाएं कि हाफ एन आवर नेकेड रहकर आपको सनलाइट की लगातार रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपकी बॉडी जो है विटामिन डी की सिंथेसिस कर सके। हाफ एन आवर इन द सनलाइट और पूरी तरह से नेकेड। अगर आप ये सोचें कि आपने कपड़े पहन रखे हैं और कपड़े पहनने के बाद आपकी बॉडी जो कहीं ना कहीं आधे घंटे में विटामिन डी सिंथेसाइज कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं आपके पास आप नेकेड नहीं है और आप बेसिकली कपड़े पहनकर सनलाइट में जाते हैं, तो रिक्वायरमेंट टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्ट सनलाइट इज 3 आवर्स। 3 घंटे से पहले आपके पास स्किन जो है विटामिन डी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, तो ये ध्यान देते हुए चलें। अगर ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मजबूरी की वजह से सनलाइट में नहीं जा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास विटामिन डी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको कंज्यूम करने पर भी आपको विटामिन डी मिल जाता है।
जैसे आपके पास कॉड लीवर ऑयल होती है, शार्क लीवर ऑयल होती है, मीट है, लीवर है, आपके पास एग होता है, मिल्क होता है, इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की क्वांटिटी आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। इसीलिए अगर विटामिन ए और डी जो है उसकी डेफिशिएंसी भी है तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों का इंटेक करने पर उससे बच सकते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। वो है विटामिन ई, जिसको टोकोफिरोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया विटामिन है, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछी जाती है और ध्यान नहीं रहती है क्योंकि इसके बारे में लीस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन नहीं जी, पक्का क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्यों। इसी विटामिन के और सारे नाम है। नाम क्या लिखा हुआ है? एंटी स्टरलिटी विटामिन है या ब्यूटी विटामिन है। अब आप आज की डेट में जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स आती हैं, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, वो बेसिकली विटामिन ई है। देखिए, अब विटामिन ई को इसीलिए ब्यूटी विटामिन कहा जाता है क्योंकि विटामिन ए आपके पास एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो आपके पास कहीं ना कहीं स्कार का रिमूवल करता है, रिंकल की फॉर्मेशन जो स्किन के अंदर होने वाली होती है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कोलेजन की जब डिस्ट्रक्शन होना शुरू होती है और जब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है तब रिंकल की फॉर्मेशन होती है। तो रिंकल की फॉर्मेशन से बचने के लिए मैंने ये कहा था कि अगर कोई पर्सन एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा कंज्यूम करता हो तो उस पर्सन की बॉडी में उस रिंकल की फॉर्मेशन को आप डिले कर सकते हैं। तो विटामिन ई एक तरह से आपके पास एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कहीं ना कहीं स्कार का रिमूवर करने में हेल्प करती है, कहीं ना कहीं रिंकल की फॉर्मेशन जो वो स्टॉप करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसको लिखा है एंटी स्टरलिटी विटामिन है। एंटी स्टरलिटी विटामिन क्यों कहा गया? क्योंकि ये विटामिन ए गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रेगनेंसी और मस्कुलर वर्क जो है अगर आप अच्छे से कर सकें उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। मीन बाय मान लीजिए किसी पर्टिकुलरली फीमेल को अगर आपके पास प्रेगनेंसी के दौरान में विटामिन ई जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे पर्टिकुलर आपके पास प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके पास प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएंगी और ज्यादातर चांसेस यही है कि अबॉर्शन हो जाएगा क्योंकि विटामिन ई जो है वो आपके पास एंटी स्टरलिटी विटामिन की तरह बिहेव करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए, मस्कुलर वर्किंग के लिए कहीं ना कहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये वो विटामिन ई नहीं होगा तो आपके पास ये सारी की सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो आरबीसी की मेम्ब्रेन्स होती हैं उन आरबीसी की मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत कॉमनली जिस दौरान में जॉन्डिस होती है लोगों को, है ना, जो जॉन्डिस के दौरान में होता क्या है, जो आरबीसी होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखिए, जॉन्डिस के दौरान में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स होते हैं आपको बहुत कॉमनली विटामिन ई के इंटेक के लिए कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? कि आरबीसी जो आपके पास लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसको बचाया जा सके। क्योंकि अगर लगातार आपके पास आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती रहेगी तो एक प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? जॉन्डिस जो है आपके पास या बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन की मात्रा जो है जो टॉक्सिक है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। कई बार तो इन्हीं पर्टिकुलर जगह चीजों की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है और लेटर ऑन आपके पास पर्सन की डेथ हो जाती है। हमारे पास एक टीचर थे, उनके साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि आपके पास कहीं ना कहीं वो डिटेक्शन नहीं हो पाई कि जॉन्डिस का क्या कारण था और लेटर ऑन उनकी आपके पास 26 to 27 डेज के अंदर जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये ध्यान देते हुए चलेगा कि विटामिन ए जो है वो भी लगातार रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर क्योंकि आरबीसी की जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। सोर्सेज आपको पता लगने चाहिए, वो आपके पास फिर से एग, मीट, कॉटन या आपके पास में सीड ऑयल्स होते हैं, ये आपने पक्का से ध्यान देना है जहां से आपको विटामिन ई मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आता है आपके वो विटामिन की जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं। बहुत कॉमनली इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं या नेप्थोक्विनोन के नाम से जानी जाती है। ये पर्टिकुलरली विटामिन जो है इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंटी हेमरेजिक। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का लॉस हो जाना, एंटी का मतलब हुआ ब्लड लॉस से बचाने वाला जो विटामिन है वो विटामिन के है, इसीलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि विटामिन के जो है वो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा,
प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस होती है लीवर के अंदर। तो लीवर की फंक्शनैलिटी अगर अच्छे से चाहिए हो तो कहीं ना कहीं विटामिन के की सिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और विटामिन के अगर आपको बहुत अच्छे से मिल रही होगी तभी जाकर प्रोथ्रोम्बिन आपके पास बनेगा, और वही प्रोथ्रोम्बिन बाद में जाकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अदरवाइज आपके पास में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपने ध्यान देते हुए चलना। विटामिन के का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास में वो है मीनाडियोन। ध्यान देकर चलिएगा, मीनाडियोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके थ्रू आपके पास विटामिन के की सिंथेसिस आपके पास में हो रही होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी होने पर क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन की आपके पास सिंथेसिस उतनी नहीं हो पाएगी, तो डिजीज कहलाएगी आपके पास हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी का लीवर ही आपके पास डैमेज है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या वो विटामिन के आपके पास में उतना अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर ही डैमेज है। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों के लीवर में दिक्कत होती है उन लोगों के अंदर भी आपके पास अगर ब्लीडिंग एक बार हो जाए तो उसको स्टॉप करवाना आपके पास में बहुत मशक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि लीवर जो है वो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन उतना एसेंशियली सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो उसी वजह से आपके पास हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जो है आपके पास होती है, और यही हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया कहीं ना कहीं आपके पास ब्लीडिंग जो है उसको आपके पास करवाती रहती है, और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपके पास नहीं हो पाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपके पास फिर से कैरेट, टमाटो, लीवर या कैबेज आते हैं, ये आपने ध्यान देना। लीवर हमेशा ध्यान रखकर चलें कि आपके पास लीवर हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जितने भी आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपको वहीं पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। देखिए, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले आती है आपके पास बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में आपके पास सबसे पहले आती है विटामिन B1। तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, या इट इज ऑल्सो बीइंग नोन एज एंटी बेरीबेरी फैक्टर या एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा कहा गया। जितनी आपकी न्यूरॉन्स हैं बॉडी की, उन न्यूरॉन्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एंटी बेरीबेरी विटामिन है, इसका मतलब ये हुआ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम बेरीबेरी है, और बेरीबेरी की वजह से जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कनाल होती है, या आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान देते हुए आपने पक्का से चलना है। तो आपके पास बेरी में बहुत कॉमनली मस्कुलर वीकनेस होना शुरू हो जाती है, डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जितना रिस्पांस आप अच्छे से करना चाहते हो उतना रिस्पांस किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विटामिन B1 की आपको डेफिशिएंसी होगी। इसलिए विटामिन B1 को एंटी बेरीबेरी या एंटी न्यूरेटिक आपके पास फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यही विटामिन B1 जो होती है वो आपके पास कार्बोक्सिलेज नाम के जो कोएंजाइम्स होते हैं, जो आपको कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम जो आपके पास कार्बोक्सिलेज नाम के हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म की जरूरत होते हैं। उन एसेंशियल कोएंजाइम्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए भी विटामिन B1 की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हो चलना है। तो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हुई वो है आपके पास बेरी। सेकंड आती है आपके वर्निकेज एनकेफेलोपैथी। ध्यान दीजिए, नर्वस सिस्टम के अंदर इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे। वर्निकेज एनकेफेलोपैथी में होता क्या है, आपके पास एक आपके ब्रेन में वर्निकेज एरिया होती है। वो वर्निकेज एरिया क्या मैं बोल रहा हूं उसको समझने में आप लोगों को हेल्प कर रही है। जिन लोगों को मेरी बात नहीं समझ आ रही हो, ये समझ के चले कि मेरे समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपके समझने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के वर्निकेज एरिया का पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी पर वर्निकेज एरिया ऑफ द ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, इसीलिए उस डिजीज को हम कहते हैं वर्निकेज एनकेफेलोपैथी।
दूसरी चीज देखिएगा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में भूख नहीं लग रही है, तो मैंने पहले कह दिया एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी, तो भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। हार्ट जो है आपके पास अच्छे से मस्कुलर एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से, B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी चीजें आपको होती हुई दिखती हैं। विटामिन B1 के रिसोर्सेज आपके पास राइस है, बीट है, एग है और फिश, इनमें बहुत कॉमनली आपको विटामिन B1 जो है वो मिल रही होती है। चलिए नेक्स्ट आती है विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं और पुराने जमाने में इसको विटामिन G के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं या येलो एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये आपके पास जो FMN और FAD होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवाने में ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये भी एक तरह के कोएंजाइम है, FMN और FAD, ये आपको कहीं ना कहीं इनकी फॉर्मेशन इन कोएंजाइम की विटामिन B2 की मदद से ही होती है, जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या होता है? जो आपकी ओरल एपिथेलियम होती है, चाहे वो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप की, वो केराटिनाइज्ड हो चाहे नॉन केराटिनाइज्ड हो, उस पर्टिकुलर एपिथेलियम की मेंटेनेंस के लिए विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एपिथेलियम जो है अगर आपका ब्रीच हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने पर कहीं ना कहीं अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रीच इन दी एपिथेलियम को अल्सर कहा जाता है, क्योंकि वो ओरल रीजन में आपके पास हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो उससे एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं चिलोसिस। वर्ड क्या यूज किया? चिलोसिस। तो आपके जो पर्टिकुलर लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके पास ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और आपके पास सोर माउथ हो जाएगा, अल्सरेशन होना शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और प्लेग्रा लाइक आपके पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, बेरी बेरी की तरह भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डेफिशिएंसी एग्जैक्टली में कौन से विटामिन की है? दैट इज विटामिन B2 की। तो एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो चिलोसिस हो रही है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। विटामिन B2 के जो कॉमनेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो है काउ मिल्क, एग होती है, लीवर है और ईस्ट है। इन सब में आपको विटामिन B2 जो है भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। उसके बाद देखिएगा थर्ड आती है आपके पास विटामिन B3, जिसको नायासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसको हम एंटी प्लेग्रा फैक्टर के नाम से जानते हैं और पुराने जमाने में इसको विटामिन PP कहा जाता था, दैट इज प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता था। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम प्लेग्रा कहते हैं। वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्लेग्रा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्लेग्रा में 4D आते हैं। 4D का मतलब है 4 तरह की आपके पास एग्जैक्टली में चीजें इसके अंदर हो रही होती हैं। कौन कौन सी? पहले आपके पास डायरिया होता है जिसमें वाटरी स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, वो होना शुरू होती है। थर्ड आपके पास डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब आपके पास एक तरह से याददाश्त जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी या आपके पास लॉस होना शुरू हो जाएगी और लेटर ऑफ स्टेजेस के ऊपर अगर ये ट्रीटेबल ना हो तो डेथ हो जाती है। तो 4D आए, कौन कौन से? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेग्रा इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज 4D सिंड्रोम और कई बुक्स के अंदर इसको 3D सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेथ को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए आप 3D सिंड्रोम या 4D सिंड्रोम के नाम से अगर कोई डिजीज है तो वो है आपके पास नायसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली जो है प्लेग्रा। और इस प्लेग्रा में बहुत कॉमनली होता क्या है, जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसके अंदर अल्सरेशन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल की एपिथेलियल लाइनिंग्स को मेंटेन करने का काम जो कर सकती है वो विटामिन B3 होती है। इसी वजह से आपके पास में प्लेग्रा जो है वो बहुत डेडली डिजीज मानी जाती है, क्योंकि डायरिया भी हो जाएगा, डर्मेटाइटिस भी हो जाएगी, डिमेंशिया भी हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि किस डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, दवाइयां किसी और चीज के लिए खा रहे होंगे और एग्जैक्ट डेफिशिएंसी विटामिन B3 की होगी। तो लेटर ऑन जो है अगर ये ट्रीटेबल ना हो डिजीज तो डेथ हो जाती है, ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। ब्लैक टंग नाम की डिजीज भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन ये डिजीज डॉग्स के अंदर पाई जाती है जहां पर हाइपर पिगमेंटेशन आपके पास स्किन की होना शुरू हो जाती है जो आपके डॉग्स होते हैं। तो ये भी ध्यान देते हुए चलना है। रिसोर्सेज जो आपके पास बहुत कॉमनली जहां से विटामिन B3 मिल सकती है वो है किडनी होती है, लीवर हो गया, मिल्क हो गया, ईस्ट हो गई, एग हो गई, इन सबसे आपको विटामिन B3 बहुत कॉमनली मिल जाती है। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है।
उसके बाद आती है विटामिन B5 जिसको हम पेंटाथिनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। पेंटाथिनोइक विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको बहुत कॉमनली ईस्ट फैक्टर कहा जाता है या चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। ध्यान दीजिए, ऊपर हमने एक चीज के बारे में पढ़ा, वर्ड लिखा हुआ था डर्मेटाइटिस जो है वो आपके पास बहुत कॉमनली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। लेकिन यहां पर देखिएगा कि विटामिन B5 को एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से, एंटी का मतलब हुआ ना डर्मेटाइटिस से बचाने वाला, तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को अगर ट्रीट करना हो हमें तो हम कौन से विटामिन को एक और साथ में दे सकते हैं, वो है विटामिन B5, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस ऑफ स्किन को बचाने के लिए विटामिन B5 की आपको बहुत कॉमन जरूरत पड़ती है। अब दूसरी चीज क्या है, विटामिन B5 जो है, जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपके पास कहीं ना कहीं न्यूरॉन के एंडिंग से रिलीज होती है, जिसको बहुत कॉमनली हम एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं, उस एसिटाइल कोलिन को बनाने के लिए भी विटामिन B5 की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोएंजाइम A की फॉर्मेशन के लिए भी आपको विटामिन B5 की जरूरत आपको पड़ती है। इसके अलावा जितने स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो आपके गोनेडल हार्मोन्स हैं, उन गोनेडल हार्मोन्स में आपके पास कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की रिंग इनसाइड में होती है, इसीलिए उनको स्टीरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो उन स्टीरॉयड हार्मोन की सिक्रीशंस को रेगुलेट करने का काम, कि कितनी मात्रा में वो किस समय सिक्रीट होंगे, उसको देखरेख करने का काम भी विटामिन B5 ही करता है। मीन बाय अगर ये विटामिन B5 नहीं होगा तो ये सारे के सारे फंक्शन नहीं होंगे। अब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल में बहुत कॉमन है और फीमेल बहुत कॉमन कंप्लेंट कर रही होती है कि जो पांव के तलवे होते हैं वहां पर उनको हीट जनरेट करती हुई उनको फील होती है। तो उन लोगों में, उन फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन जो डेफिशिएंसी पाई जाती है वो विटामिन B5 है। अगर किसी को ऐसा होता हो तो विटामिन B5 को इंटेक करना शुरू कर दे, वो बर्निंग फिट सिंड्रोम नहीं होगी। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ मसल हो सकती है, फटीगेबिलिटी तो कहीं ना कहीं आएगी ही, क्योंकि आपके पास अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो एसिटाइल कोलिन उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा जितनी मात्रा में होना चाहिए। तो यही एसिटाइल कोलिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसल की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। तो आपके पास नहीं होगा तो डेफिशिएंसी की वजह से फटीगेबिलिटी, पैरालिसिस भी मसल की हो सकती है। लेकिन मेन आपके पास जो डिजीज है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आती है विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और ये मेनली कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है और इसको भी एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम के आपके पास में दो विटामिन हो गए, एक आपके पास विटामिन B5 और दूसरा हो गया आपके पास में पर्टिकुलर विटामिन B6। अब ध्यान दीजिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कौन सी होती है, तो ये ध्यान देते हुए चलना है कि वो ह्यूमन का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कहीं और से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तब आप आंसर करेंगे विटामिन B5। लेकिन मान लीजिए अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि इनमें से एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर कौन कौन है, तो विटामिन B5 और B6 दोनों एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर है। लेकिन B5 और B6 में से अगर आपको मार्क करना हो कि आंसर कौन सा होना चाहिए तो B5। आप ये समझ लें कि क्वेश्चन आपसे ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछा गया है, किसी और पर्टिकुलर मैमल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछी गई है, क्योंकि विटामिन B6 को रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर कहते हैं। रैट्स होते हैं, उनकी डर्मिस की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन B6 आपकी बॉडी में ऐसा सिर्फ कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है, जो अनीमिया से आपको बचाने में हेल्प करता है, नर्वसनेस से आपको बचाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं होती है, जितनी हमने पर्टिकुलर B1 की डेफिशिएंसी में दौरान में हमने डिजीजेस पढ़ी, B2, B3 या B5 की डेफिशिएंसी के दौरान में डिजीज पढ़ी, वो सभी कॉन्टेक्स्ट में डिजीज विटामिन B6 की डेफिशिएंसी पर भी हो सकती हैं। मीन बाय जितने सिम्टम आपके पास B1, B2, B3, B5 की डेफिशिएंसी के दौरान में आते हैं, वो B6 की डेफिशिएंसी के दौरान में भी आ सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज आपको पर्टिकुलर B1, B2, B3 या B5 की डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं, वही रिसोर्सेज B6 की डेफिशिएंसी से भी आपको बचाएंगे। तो ये भी चीजें आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज विटामिन B7 जिसको हम कहते हैं बायोटिन। इसको पुराने जमाने में विटामिन H के नाम से जाना जाता था। इसको क्या लिखते हैं, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। देखिए क्या लिखा है, egg white contain avidin protein which is antagonistic to vitamin B7। वर्ड क्या लिखा हुआ है,
एग व्हाइट एल्बुमिन जो होती है, वो एल्बुमिन जो है उसके अंदर एक प्रोटीनियस कंपाउंड अंदर पड़ा होता है एग में ही, जो एग व्हाइट होता है उसको एविडिन कहते हैं। तो एविडिन जो है वो आपके पास विटामिन B7 के बिल्कुल अपोजिट काम कर रही होती है। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन B7 जो होती है वो आपके पास फैट की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन मानी जाती है। इसके अलावा डर्मिस के इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए विटामिन B7 की आपको जरूरत पड़ती है। हेयर लॉस जो हो रहा होता है बहुत कॉमनली, वो भी विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। जितने आपके पास में नर्वसनेस आती है ज्यादातर बॉडी के अंदर, उसका कारण भी ज्यादातर आपके पास विटामिन B7 की डेफिशिएंसी मानी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होगी तो हेयर लॉस बहुत कॉमन होती है, और हेयर लॉस से अगर आपको बचना है तो विटामिन B7 का इंटेक या बायोटिन का इंटेक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लेना पड़ता है। जहां पर आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान में लेटर ऑन अप टू 6 मंथ जो है लगातार बायोटिन की कंजम्पशन जो है वो आपको करवाई जाती है, क्योंकि बायोटिन ही ऐसा है जो आपके पास हेयर लॉस को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। किसी के बाल झड़ते हो तो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपके पास में विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो रही है, वो भी एक कारण है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आता है विटामिन B12, जिसको आप पर्टिकुलरली एक्सट्रिंसिक कासल फैक्टर के नाम से जानते हैं। एक इंट्रिंसिक कासल फैक्टर होती है। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। अब ध्यान दीजिए, साइनोकोबालामिन जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं डीएनए की सिंथेसिस को प्रमोट करता है और आरबीसी की मैच्योरिटी को करवाने में हेल्प करता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 उसकी बॉडी में है नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक कासल फैक्टर ही नहीं है। तो इंट्रिंसिक कासल फैक्टर ही नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? तो इसका मतलब विटामिन B12 आरबीसी की मैच्योरिटी के लिए चाहिए। आरबीसी क्या मैच्योर हो पाएंगे अगर इंट्रिंसिक कासल फैक्टर नहीं होगा? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक कासल फैक्टर विटामिन B12 की मैच्योरिटी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और वही विटामिन B12 आरबीसी की मैच्योरिटी करवाता है। इसका मतलब ये हुआ आरबीसी के इनसाइड में न्यूक्लियस एज सच में रह जाएगा, और न्यूक्लियस अगर एज सच में रह जाएगा तो आपके हीमोग्लोबिन की आरबीसी के अंदर कमी हो जाएगी, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें ना तो आपको ऑर्गेनेलिज मिलती हैं, ना तो आपको पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियस मिलता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो अगर आपके पास इमेच्योर आरबीसी हुआ तो न्यूक्लियस अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आप क्या चीज कहते हैं? अनीमिया हो गई ना। तो यहां पर इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो पर्टिकुलर हम डिजीज कहते हैं वो डिजीज है आपके पास परनीशियस अनीमिया। वर्ड क्या यूज करते हैं? परनीशियस अनीमिया। वर्ड क्लियर हो गए जी मेरे यहां तक भी? अब आप ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज यहां पर कौन कौन से हैं? वो है मीट और लीवर। ये पर्टिकुलर आपके पास यहां पर बहुत कॉमन रिसोर्स जो है वो एज एन विटामिन B12 के लिए आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास लास्ट विटामिन आती है जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, जिसको फोलेसिन या विटामिन M के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके पास आरबीसी की फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर के विटामिन B12 जो है वो डीएनए की सिंथेसिस और मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए चाहिए था, और जो आपके पास फोलिक एसिड है वो आरबीसी की फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए चाहिए। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए कि डीएनए की जो मैच्योरिटी होती है उसके लिए कौन सा विटामिन ज्यादा जरूरी होता है? तो फोलिक एसिड ज्यादा जरूरी है, विटामिन B12 ज्यादा जरूरी नहीं होती है। अब अगर आपके पास फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो भी तो आरबीसी नहीं बन रहे हैं, और आरबीसी नहीं बनेंगे तो भी अनीमिया होगा। लेकिन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसके लिए हम नाम यूज करते हैं मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। वर्ड क्या यूज किया जाता है? मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। ध्यान दीजिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से या इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको परनीशियस अनीमिया कहा जाता है, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होती है उसको मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। मैगेलोब्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी का साइज यहां पर बहुत बड़ा रह जाता है, वो आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो छोटे नहीं हो पाते हैं, जो आपके पास में एक्चुअली मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी के दौरान में हो जाने चाहिए थे। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया होती है।
अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर एक वर्ड पढ़ा विटामिन B12 के दौरान में, वो है इंट्रिंसिक कासल फैक्टर। तो एक क्वेश्चन पिछले साल पूछी गई थी इनडायरेक्टली कि ये बताइए ऐसा कौन सा सेल है जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए या वो वर्क करना अगर आपके पास बंद कर दे तो आपके पास इनडायरेक्टली वो अनीमिया कॉज कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर एक सेल होते हैं जिनको ऑक्जेंटिक सेल या पराइटल सेल के नाम से जाना जाता है, और वही पराइटल सेल इंट्रिंसिक कासल फैक्टर को रिलीज करते हैं। अब सोचिए, अगर इंट्रिंसिक कासल फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डीएनए की सिंथेसिस प्रमोट नहीं होगी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी प्रमोट नहीं होगी, डिजीज क्या होगी, पर्नीशियस अनीमिया। तो जिस सेल की अगर वर्केबिलिटी कमजोर हो जाए या उसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाए वो है पराइटल सेल, जिसकी वजह से आपके पास, या ऑक्जेंटिक सेल जिसकी वजह से आपके पास में लेटर ऑन अनीमिया हो सकता है।